राजस्थान के रेतीले थार में दफन है एक ऐसी अमर प्रेम की गाथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये दो दिलों के मिलन की वो सच्ची कहानी है जो धड़कनों को चीर कर आत्मा तक उतर जाती है। ये अमर प्रेम गाथा है ढोला और मारू की। हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स के जरिए आप देखना शुरू कर चुके हैं वो अमर प्रेम गाथा, जिसे पूरी देखे बिना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास में दो दिलों के बीच घटी वो सत्य घटना है जो आपके हृदय को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बीकानेर में स्थित पूंगल से। पूंगल के ऊपर उन दिनों राजा पिंगल का शासन था। राजा पिंगल अपनी पत्नी रानी उमादे के साथ सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद रानी उमादे ने एक अति सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसकी आभा बिजली के समान थी। उस सुंदर कन्या का नाम मारवण रखा गया। मारवण को प्यार से मारू भी कहते थे। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय ऐसा आया जब पूंगल में एक भयंकर अकाल पड़ा। हर तरफ के नदी नाले सूख गए। वर्षा हुए साल गुजर गए, जिसके कारण राजा पूंगल को छोड़कर सपरिवार पुष्कर चले गए और वहीं रहने लगे। अब समय में थोड़ा पीछे जाते हुए चलते हैं नरवरगढ़ की ओर। नरवरगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा नल का राज था। विवाह के काफी समय बाद भी जब राजा नल को कोई संतान न हुई तो उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी कि संतान प्राप्ति के बाद वे तीर्थ स्थल पुष्कर जाएंगे और वहां खूब दान दक्षिणा करेंगे। हरी इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। कुछ समय बाद ही राजा नल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम साल्हकुंवर रखा गया। प्यार से राजा नल और रानी दमयंती उसे ढोला कहकर पुकारते थे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, अब अपना ढोला 3 वर्ष का हो चुका है। हमें पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। राजा नल ने रानी दमयंती के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और परिवार सहित वे पुष्कर आ गए। यहाँ आकर राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, देवताओं और पितरों की पूजा की। पुष्कर स्नान कर राजा नल ने अपने आप को धन्य समझा। राजा नल वहां अपनी रानी दमयंती के साथ 4 माह तक रहे। इसी बीच उनका परिचय पुंगल के राजा पिंगल से हुआ। दोनों राजा बड़े प्रेम से मिले। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सम्मान दिया। एक ही थाली में साथ साथ भोजन ग्रहण किया। दोनों ने मिलकर बड़े प्रेम से चौपट सार खेली। इसी समय राजा पिंगल की पुत्री मारवण को लेकर उसकी दाई वहां आ निकली। राजा नल ने जब उस 1.5 वर्षीय कन्या की सौम्यता और सौंदर्य देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दाई से पूछा, ये अद्भुत कन्या किसकी है? दाई ने बड़ी विनम्रता से बताया कि वो राजा पिंगल की पुत्री मारवण है। मात्र 1.5 साल की छोटी सी कन्या के तेज और सौंदर्य को देख राजा नल हैरान थे। जब उन्हें पता चला कि ये अद्भुत कन्या तो उनके मित्र राजा पिंगल की है, तो राजा नल के मन में तुरंत एक विचार आया। वापस अपने निवास स्थल लौटकर उन्होंने जब इसका जिक्र रानी दमयंती के आगे किया तो रानी दमयंती को भी उनके मन की बात समझने में देर न लगी। दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया कि अगर कुंवर ढोला का विवाह उस रूपसी कन्या के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा। अगले दिन राजा नल रानी दमयंती के साथ राजा पिंगल के निवास स्थल पर गए। राजा पिंगल ने बड़े ही सम्मान पूर्वक उनका आतिथ्य किया। अवसर देखकर रानी दमयंती ने कुंवर ढोला के लिए मारवण मांग ली। रानी दमयंती के इस प्रस्ताव को राजा पिंगल ने तुरंत सहर्ष स्वीकृत करते हुए अपने भाग्य को सराहा। वहीं मारवण की गोद भराई की रस्म को संपन्न करते हुए दोनों नन्हे शिशुओं को थाली में बैठाकर उनका विवाह कर दिया गया। इस विवाह से रानी उमादे थोड़ी ना खुश अवश्य थी, क्योंकि नरवरगढ़ जो इस समय मध्य प्रदेश में है वो बीकानेर से अच्छा खासा दूर था। रानी की बस यही चिंता थी कि इतनी दूर से बेटी का आना जाना कैसे होगा। तब राजा पिंगल ने अपनी पत्नी को समझाया, हे भाग्यवान, अभी हमारा समय अकाल पड़ने के कारण कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे में हमारी बेटी मारवण के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और वैसे भी रानी जी, बेटी तो पराया धन होती है और पराया धन जितनी ज्यादा दूर उतना ही अच्छा है। इसलिए जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब प्रसन्न होकर अपने संबंधियों का आतिथ्य करो। राजा पिंगल ने बहुत सारा धन और ऊंट घोड़े दहेज में दिया। इसी समय राजा पिंगल को उनके भाई गोपाल दास का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गोपाल ने लिखा था कि अच्छी वर्षा होने के कारण अब पूंगल सुकाल में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुरंत पूंगल लौट आओ। ये शुभ समाचार मिलने पर राजा पिंगल का मन हर्षित हो गया।
उन्होंने खुशी खुशी अपने समधियों राजा नल और रानी दमयंती से विदाई ली और सपरिवार फिर से अपने प्रदेश लौट गए। राजा नल भी अपनी पुष्कर यात्रा को समाप्त करते हुए वापस नरवरगढ़ लौट आए। नगरी में लौटकर राजा नल ने जब ढोला के विवाह की बात सबको बताई तो पूरी नगरी में हर्षोल्लास छा गया। बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। समय अपनी गति से बीतने लगा। ढोला अब 16 वर्ष का गबरू जवान हो चुका था। वो बड़ा ही सुंदर, वीर और सत्य की चाह रखने वाला नौजवान था। पर राजकुमार ढोला को अपना बचपन में हुआ विवाह बिल्कुल भी याद न था और राजा नल ने भी सबको ये सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी ढोला के आगे ये जिक्र नहीं करेगा कि उसका विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुका है। बचपन में विवाह करने की बात राजा नल ने अपने पुत्र से छिपाई क्योंकि राजा नल अपने पुत्र का एक और विवाह करना चाहते थे। राजा नल की नजर में इस समय आसपास मालवा ही एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से धन धान्य और सैनिक शक्ति के लिहाज से भरा पूरा था। और सबसे जरूरी, मालवा के राजा को मालवण नाम की इकलौती कन्या थी जो लगभग ढोला की ही उम्र की हो चली थी। राजा नल ने विचार किया, अगर मालवा के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है तो उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा। राजा नल को यह अच्छे से पता था, अगर ढोला को उसके प्रथम विवाह का पता चल गया तो वो दूसरा विवाह करने को कतई राजी नहीं होगा। इसलिए उसने ये बात अपने पुत्र से छिपाई और सोचा, इस समय राजा महाराजा कई रानियां रखते हैं। ऐसे में अगर उनके पुत्र ढोला के 2 विवाह हो गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। बस इसी सोच के साथ राजा नल ने अपने खास सलाहकार को शादी प्रस्ताव के साथ मालवा भेज दिया। सलाहकार ने जब मालवा जाकर वहां के राजा भीमसेन को राजा नल के भेजे विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया तो राजा भीमसेन अति प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी इकलौती संतान मालवण के लिए उस समय ढोला ही सबसे काबिल पुरुष दिखाई दिए। जल्दी ही शुभ मुहूर्त देखकर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ कर दिया जाता है। राजकुमारी मालवण भी अत्यंत सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वो बड़ी ही शातिर और एक चालाक स्त्री भी थी। जल्दी ही मालवण ने अपने पति राजकुमार ढोला का मन मोह लिया और उसे पूरी तरह से अपने प्रेम में बांध लिया। और साथ ही साथ राजकुमारी मालवण ने अपने गुप्त सूत्रों से ये भी पता लगा लिया कि उसके पति ढोला का विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की से हो चुका है। वो कतई नहीं चाहती थी कि उसके पति को उसके बचपन में हो चुके विवाह का पता चले। इसलिए राजकुमारी मालवण ने ढोला को इस कद्र अपने प्रेम में जकड़ लिया कि वो उठते बैठते सिर्फ अपनी पत्नी यानी राजकुमारी मालवण की ही माला जपता था। राजकुमारी मालवण को इस बात का बहुत घमंड था, पर यह बात ढोला की माता रानी दमयंती को बहुत अखरती थी। रानी दमयंती ने एक दिन जब अपनी सखियों से कहा कि जिस दिन मेरी बड़ी बहू मारवण आ जाएगी उस दिन इसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तब एक दासी चुपचाप वहां खड़ी ये सब सुन रही थी। वो दासी रानी मालवण की बहुत खास थी। उसने जो और जैसा सुना त्यों का त्यों रानी मालवण के आगे उगल दिया। मालवण को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ी चिंता हुई। वो सपने में भी ढोला को अपने से दूर नहीं देख सकती थी। राजकुमारी मालवण ने काफी सोचने विचारने के बाद फैसला लिया कि क्यों न पहले पता लगाया जाए कि राजकुमारी मारवण दिखती कैसी है। क्या पता वो इतनी सुंदर ना हो और वो व्यर्थ ही उसको लेकर चिंतित हो रही हो। इसी सोच के साथ मालवण अपने एक खास दूत को पूंगल जाने का आदेश देती है और निर्देश देती है कि वो अच्छी तरह देख परख कर आए कि राजकुमारी मारवण आखिर दिखती कैसी है। आखिर कैसी दिखती है राजकुमारी मारवण, ये देखने के लिए मालवण का खास दूत पूंगल की ओर चल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के पश्चात वो पूंगल पहुंच जाता है और पास ही के एक बाग में अपना डेरा डाल लेता है। सायंकाल हुई तो राजकुमारी मारवण अपनी सखियों के साथ बाग में घूमने के लिए आई। राजकुमारी मारवण अब पूरी तरह एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसके मुख पर सूर्य सा तेज था। खूबसूरती ऐसी कि चांद की चांदनी भी उससे ईर्ष्या करे। दूत ने जब उसको देखा तो देखता ही रह गया। राजकुमारी के जाने के काफी देर बाद दूत अपने होशो हवास में लौटा और चुपचाप वापस नरवरगढ़ की ओर चल दिया। दूत वापस आया तो देखा राजकुमारी मालवण बड़ी बेसब्री के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दूत को देखते ही बिना एक भी पल गवाए मालवण बोल पड़ी, कहो दूत, क्या तुमने राजकुमारी मारवण को देखा? कैसी दिखती है वो? मालवण की बेसब्री को देखकर सिर झुकाते हुए दूत बोला, क्या बताऊं रानी जी, उस जैसा कोई तो मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। वो सुंदरता में ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी नजर आए। उसका तेज ऐसा कि सूर्य की रोशनी भी उसके आगे मध्यम लगे।
उसके चेहरे की मासूमियत ऐसी कि लक्ष्मी जी को भी पीछे छोड़ दे। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात रूप की देवी उतर आई हो। राजकुमारी मालवण ने जब अपने दूत के मुख से मारवण का बखान सुना तो उसकी चिंता और अधिक गहरा गई। मन ही मन मालवण ने विचार किया, अगर मारवण मेरी सौतन बन के यहाँ आ जाती है तो राजकुमार ढोला तो मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे। उनका सारा मोह राजकुमारी मारवण में हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। काफी देर सोचने विचारने के बाद आखिरकार मालवण ने इसका एक हल ढूंढा। उसने राज्य के चारों ओर अपने खास व्यक्तियों को तैनात कर दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। यदि पूंगलगढ़ से कोई व्यक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करे तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। राजकुमारी मालवण ये कतई नहीं चाहती थी कि कोई भी पूंगल निवासी राजकुमारी मारवण का संदेश लेकर यहाँ आए और राजकुमार ढोला को सब पता चल जाए। इस तरह योजना बनाकर राजकुमारी मालवण पूरी तरह निश्चिंत होकर ढोला को रिझाने का हर वो कार्य करने लगी जिससे राजकुमार ढोला उसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो जाए। इधर राजकुमारी मालवण अपने पति को रिझा रही थी तो दूसरी तरफ राजकुमारी मारवण भी अब उनकी राह देखने लगी थी। वो बचपन से ही सुनते आ रही थी कि युवा अवस्था को प्राप्त होने पर उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने के लिए आएगा। राजकुमार ढोला के प्यार में राजकुमारी मारवण इस कद्र तक डूब गई थी कि अब हर दिन का सूर्योदय उसके लिए ये उम्मीद लेकर आता कि शायद आज उसके सपनों का राजकुमार उसका पति उसे लेने के लिए आ जाए। ऐसे ही सूर्यास्त होने तक हर रोज वो अपने पति ढोला की बाट देखती। राजकुमारी को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। राजकुमारी मारू ने आज तक अपने पति की एक झलक तक नहीं देखी थी, पर फिर भी वो राजकुमार ढोला से अथाह प्रेम करती थी। उसको ऐसे अपने पति के लिए तड़पते देख उसकी सखियां उसे छेड़ती, उसे सताती, पर राजकुमारी मारू को उनकी किसी भी बात का बुरा ना लगता। वो तो बस मन ही मन अपने आने वाले पति की छवियां बनाती रहती और छवियों को सोच सोचकर कभी शर्माती तो कभी खुश होती। रानी उमादे जब अपनी पुत्री मारू की इस मनोदशा से परिचित हुई तो उसने राजा पिंगल के आगे इसका जिक्र किया और बोली, महाराज, हमारी पुत्री को 16वां सावन लग चुका है, पर राजकुमार ढोला का अब तक कोई अता पता नहीं। हे महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारी मारू को भूल गए हों। क्या पता ढोला को कुछ याद ही ना हो, क्योंकि महाराज अब तक तो उन्हें कब का मुकलावे के लिए आ जाना चाहिए था। रानी उमादे की चिंता भरी बात सुनकर राजा पिंगल भी सोच में पड़ जाते हैं। अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए उन्होंने तुरंत राजा नल के नाम एक संदेशा लिखा जिसमें अपनी सब कुशल मंगल बताते हुए राजा से भी उनका हालचाल पूछा और लिखा कि राजकुमारी मारवण अब ब्याहने लायक हो चुकी है। अंततः आप मुकलावे के लिए राजकुमार ढोला को भेज दें, वो आए और मारवण को अपने साथ ले जाए। ये संदेश लिखकर उसे अपने एक दूत को देते हुए राजा पिंगल उसे तुरंत नरवरगढ़ जाने का हुक्म देते हैं। हुक्म मिलते ही दूत संदेश लेकर तेजी से नरवरगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। लंबी यात्रा के बाद जब दूत नरवरगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने लगा तो राज्य के बाहर खड़े पहरेदारों ने उससे उसका नाम, पता और आने का कारण पूछा। ये पता चलने पर कि वो पूंगल से आया है, राजकुमारी मालवण के सैनिकों ने तुरंत उसे बंदी बना लिया और काल कोठड़ी में कैद कर दिया। ऐसे ही एक के बाद एक राजा पिंगल ने कई संदेशवाहकों को भेजा, पर सबका वही हश्र हुआ। कोई भी संदेशवाहक राजमहल तक नहीं पहुंच पाया। एक एक करके निकलते दिनों से राजकुमारी मारू के सब्र का बांध भी टूटा जा रहा था। पति मिलन के लिए उसकी व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत और अपने भेजे गए किसी भी संदेशवाहक के वापस न लौटने से राजा पिंगल की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन घोड़ों का एक सौदागर पूंगलगढ़ आया, जिसने कुछ ही दिन पहले राजकुमार ढोला को बहुत से घोड़े बेचे थे। घूमता घूमता वो सौदागर पूंगल आ पहुंचा और वहीं एक बाग में उसने अपना डेरा डाल लिया। सोचा कुछ समय सुस्ताकर पूंगल के राजा के पास भी घोड़े बेचने के लिए जाऊंगा। देवयोग से तभी राजकुमारी मारवण भी अपनी सखियों के साथ उधर आ निकली। सौदागर ने भी जब राजकुमारी के सौंदर्य को देखा तो वो ठगा सा रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जब राजकुमारी मारवण अपनी सखियों के साथ टहलती हुई कुछ आगे निकल गई तो उसके सौंदर्य से अभिभूत सौदागर ने पीछे बची हुई उसकी सहेलियों से उसका नाम पता पूछा। तब राजकुमारी की सखियों ने बताया कि वो पूंगल के राजा की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण है।
जिसका विवाह बचपन में ही नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के साथ हो चुका है, पर अभी तक उसका मुख लावा यानी गोना नहीं हुआ है। राजकुमारी मारवण की सखियों से उसका पूरा परिचय पाकर सौदागर अचंभित होता हुआ बोला, मैं अभी नरवरगढ़ से ही आया हूँ। राजकुमार ढोला ने मुझसे अनेकों घोड़े खरीदे हैं। सौदागर के मुख से नरवरगढ़ और राजकुमार ढोला का नाम सुन राजकुमारी की सखियों के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। आगे सौदागर बोला, पर राजकुमार ढोला का विवाह तो मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो चुका है और राजकुमार ढोला पूरी तरह से उसके प्रेम में बंधे हुए हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि उनकी शादी बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुकी है। सौदागर की बात सुन राजकुमारी की सखियां आश्चर्यचकित थीं, पर उनके असली हैरान होने की बारी तो अब थी जब सौदागर ने उन्हें बताया कि राजकुमारी मालवण ये अच्छे से जानती है कि ढोला की शादी बचपन में मारवण से हो चुकी है, इसीलिए उसने राज्य की सीमा पर अपने खास व्यक्तियों को तैनात किया हुआ है। शक्तिशाली पिता की इकलौती संतान होने के कारण धन या व्यक्तियों का उसे कोई अभाव नहीं है। उसके पिता द्वारा दिए गए वो सैनिक पुंगल से आने वाले संदेशवाहकों को या तो कैद कर लेते हैं या फिर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। सौदागर की ये बात सुन राजकुमारी की सखियों को झटका सा लगा। जब सौदागर ये सब बता रहा था तब पास में राजा पिंगल का दूत भी खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर राजा को इस पूरी जानकारी से अवगत करवाया। राजा ने तुरंत हुक्म देकर उस सौदागर को अपने पास बुलवा लिया और उससे वही जानकारी पुनः मांगी। तब सौदागर राजा पिंगल के आगे सब कुछ दोहराता हुआ बोला, महाराज, जो आपने सुना वो सब एकदम सत्य है। हे महाराज, ढोला तो स्वयं कामदेव का अवतार है और आपकी पुत्री स्वयं पद्मिनी। विधाता ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जब ये सब राजकुमारी मारू को भी पता चला तो वो ढोला के लिए और अधिक व्याकुल हो उठी। उसके हृदय में ढोला के लिए विरह जाग उठा। उसका रोम रोम ढोला से मिलने को आतुर हो गया। वो सोती तो ढोला से मिलन के स्वप्न देखती, पर जब जागती तो हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। जो सखियां पहले उसकी हालत पर उसका मजाक उड़ाया करती थीं, उसे चिढ़ाया करती थीं, अब वे भी उसकी हालत देख चिंतित हो उठीं। अपनी सखी मारू की ये दशा देख उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमारी मारू के ऊपर कोई असर ना हुआ। अंततः उसकी सखियां रानी उमादे के पास जाकर मारू की हालत से उन्हें अवगत करवाती है। तब वो कुछ सोचती हुई राजा पिंगल के पास जाती है और राजा को उनकी बेटी की हालत बताती है। रानी उमादे की बात सुन द्रवित हृदय से राजा पिंगल बोला, हे रानी, मैं क्या करूं? मैंने पता नहीं कितने ही संदेशवाहक नरवरगढ़ भेजे, पर राजकुमार ढोला को यहाँ बुलाने का हर प्रयास विफल ही गया। मेरा भेजा कोई भी संदेश राजकुमार ढोला तक नहीं पहुंच सका। सौदागर ने बताया था कि राजकुमारी मालवण के तैनात किए गए सैनिक हमारे हर दूत को मार डालते हैं। हे प्रिय, अब तुम ही हमारी पुत्री को किसी तरह समझाने की कोशिश करो। राजा पिंगल की बात सुन रानी बोली, सुनो महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है। अब की बार संदेशवाहक के तौर पर आप किसी साधारण व्यक्ति की बजाय अपने किसी काबिल, किसी खास बुद्धिमान व्यक्ति को वहां भेजो जिसमें ये कार्य करने की क्षमता हो। रानी की बात राजा पिंगल को भी उचित लगी। राजा पिंगल ने विचार किया तो उसे अपना पुरोहित भामसेन ही इस कार्य के लिए सबसे उचित व्यक्ति जान पड़ा। राजा ने तुरंत आदेश देकर भामसेन को अपने पास बुलाया और उसे ये कार्यभार सौंपा। राजा ने अपनी कलम से संदेश लिखते हुए उसके ऊपर अपनी शाही मोहर लगाकर भामसेन को वो संदेश सौंप दिया। भामसेन ने भी राजा को ये वचन दिया कि वो कैसे भी करके हर हाल में राजा के इस कार्य को संपूर्ण करके ही लौटेंगे। भामसेन ने अपना वेश बदलते हुए दाढ़ी जाति का वेश धारण कर लिया। दाढ़ी जाति उस समय गाने बजाने के लिए जानी जाती थी। जब दाढ़ी जाति का रूप धारण कर भामसेन राजा पिंगल से चलने के लिए आज्ञा लेने आता है, तब राजकुमारी मारू ने भी अपने हृदय का सारा हाल एक कागज पर उतारते हुए वो संदेश पत्र भामसेन को देते हुए उसे खास निर्देश दिया कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ढोला को ही देना। इस पत्र के अंदर उसकी वो निजी बातें हैं जो सिर्फ उसके पति को ही जानने का अधिकार है। दोनों संदेशों को लेकर गाता बजाता भामसेन नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है और मार्ग में मिलने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहता कि राजा नल बड़े ही दातार हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। दाढ़ी का वेश धारण किए पुरोहित भामसेन लगातार दिन रात सफर करता हुआ आखिरकार नरवरगढ़ की सीमा पर पहुंच जाता है। रानी के पहरेदारों ने जब उसे देखा तो उससे उसका परिचय मांगा। तब दाढ़ी ने बड़ी चतुराई के साथ उन्हें बताया कि वो गाने बजाने वाला एक मामूली सा दाढ़ी है जो देश प्रदेश घूमते हुए गा बजाकर लोगों का दिल बहलाता है। पहरेदारों ने उसकी अच्छे से तलाशी ली कि कहीं इसके पास कोई पत्र
या कोई संदेश तो नहीं। पर भामसेन ने बड़ी चतुराई से उन पत्रों को अपनी पगड़ी में छिपा लिया। अंततः पूरी तरह जांचने परखने के बाद पहरेदारों ने उसे सम्मान के साथ राज्य के अंदर जाने का प्रवेश दे दिया। दाढ़ी रूपी भामसेन जब राज्य के अंदर पहुंचा तो उसे एक कुम्हारिन मिली। भामसेन ने उस कुम्हारिन को कुछ मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की और बोला, हमारे रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बताओ। कुम्हारिन का घर दरबार के समीप ही था। अंततः उसने भामसेन को अपने घर के पास ही डेरा डालने की इजाजत दे दी। भामसेन वहां डेरा डालकर उचित अवसर की तलाश में अपने दिन काटने लगा। उधर राजकुमारी मारू भी गिन गिन कर दिन काट रही थी। एक दिन शाम का समय था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वातावरण बड़ा ही शांत था। तब कुम्हारिन भामसेन के पास आई और बोली, यही सबसे उचित अवसर है राजकुमार ढोला से मिलने का। वो अभी राज दरबार में बैठे हुए हैं। अवसर की तलाश में बैठे भामसेन को और क्या चाहिए था। उसने तुरंत अपने वाद्य यंत्र उठाए और जोर जोर से राज दरबार के बाहर ढोला और मारू के गीत गाने लगा। तू कहाँ अनजान बन बैठा रे ढोला, मारू देखे रे तेरी बाट। तू क्यों भुला बैठा बचपन का वो गठजोड़, मारू देखे रे ढोला तेरी बाट। दरबार के अंदर बैठे राजकुमार ढोला के कानों से जब ये स्वर टकराए तो उसके कान खड़े हो गए। उसने तुरंत एक सिपाही को आदेश दे उस गाने वाले को अंदर बुलाने को कहा। निर्देश मिलते ही सिपाही दाढ़ी वेशधारी भामसेन को अंदर बुला लाए। राजकुमार ढोला ने उसे निर्देश दिया कि जो गीत अभी तुम बाहर गा रहे थे एक बार फिर से गाकर सुनाओ। हुक्म मिलते ही दाढ़ी का रूप धारण किए भामसेन बड़ी मस्ती के साथ सुरीली आवाज में दोहों के रूप में फिर से राजकुमारी मारू और ढोला की बीती हुई कहानी सुनाने लगा। दाढ़ी को कहानी सुनाते सुनाते आधी रात बीत गई। राजकुमार ढोला ने जब राजकुमारी मारवण द्वारा लिखे हुए वो विरह भरे दोहे दाढ़ी के मुख से सुने तो वो अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने दाढ़ी से पूछा, ये ढोला मारू कौन है? तब दाढ़ी बोला, पूंगल की वो रहने वाली, राजा पिंगल की वो खास, बालपन में हुई वो शादी, भूली ना बिल्कुल पास। मारवण जिसका नाम, पूंगल की वो उजियार। दाढ़ी को बीच में ही रोकते हुए राजकुमार ढोला बोल पड़ा, आप कृपया ऐसी पहेलियां ना बुझाए, मुझे ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए जो भी हकीकत है वो आप मुझे साफ साफ बताएं। राजकुमार ढोला की ये बात सुन दाढ़ी बोला, हे महाराज, हकीकत बयां करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। अगर आपको हकीकत ही जाननी है तो कृपया सभा में मौजूद इन बड़े बूढ़ों से पूछो, ये सब हकीकत जानते हैं। दाढ़ी की बात सुन कुंवर ढोला ने राजसभा में मौजूद बुजुर्गों से भी हकीकत जाननी चाहिए, पर मालवण के भय से राजसभा में मौजूद किसी भी बुजुर्ग सदस्य की मुंह खोलने तक की हिम्मत न हुई। वो बस कह पाए तो बस इतना ही कि सब इस दाढ़ी से ही जान लो। उनकी बात सुन कुंवर ढोला हैरान था कि क्यों कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अंततः जब राजकुमार ढोला ने उस दाढ़ी से ही पूछा तो उस दाढ़ी यानी भामसेन ने राजकुमार को बताना प्रारंभ किया। तो सुनो राजकुंवर, मैं पूंगल देश से महाराज पिंगल का भेजा हुआ दूत हूँ, जो आपको ये याद दिलाने आया था कि बचपन में आपका विवाह राजा पिंगल की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण के साथ हो चुका है। भामसेन राजकुंवर के साथ राजा पिंगल और राजकुमारी मारवण के बारे में विस्तृत चर्चा करता है। फिर वो राजकुंवर के आगे राजकुमारी मारवण के रूप सौंदर्य का बखान करता है और कहता है, कुंवर सा वो दिखने में ऐसी कि सुंदरता की देवी भी उसके सामने तुच्छ नजर आए। उसके मृग से नयन, लंबे केश, चंद्रमुखी सा चेहरा, बगुले सा रंग, कंचन जैसी कामणी, और इसके आगे मैं क्या कहूँ, मारवण तो साक्षात रूप का अवतार है। भामसेन द्वारा बताए गए शब्दों के अनुरूप जब राजकुमार ढोला ने राजकुमारी मारवण का चित्र अपने मन में बनाया तो उसकी अनुभूति मात्र से ही वो सिहर उठा। वो स्वयं पर घोर पश्चाताप करता हुआ आत्मग्लानि से भर गया। उसे खुद के ऊपर बड़ा क्रोध आ रहा था कि आखिर क्यों वो अपनी पहली पत्नी को भूल गया। राजकुंवर ढोला अभी मन के भंवर में डूबा ही हुआ था कि भामसेन ने अपनी पगड़ी से राजकुमारी मारू का वो निजी पत्र, जो उसे राजकुमारी मारू ने सिर्फ अपने पति यानी राजकुंवर ढोला को सौंपने के लिए दिया था, निकालते हुए राजकुंवर ढोला को सौंप दिया और बोला, हे कुंवर सा, मैं बड़ा बचते बचाते पत्र सहित आप तक पहुंच पाया हूं। भामसेन की बात सुन ढोला के चेहरे पर सवालिया निशान उभर आते हैं। तब उनका आशय समझ भामसेन कुंवर के आगे मालवण और उसके द्वारा तैनात किए गए बेरहम शस्त्रधारी पहरेदारों का पूरा ब्यौरा कह सुनाता है कि कैसे मालवण के उन निर्दयी सैनिकों ने पूंगल से राजकुमारी मारू का संदेश लेकर आने वाले सैकड़ों संदेशवाहकों को मृत्यु के घाट उतार दिया। आगे भामसेन बोला, मैं बड़ी ही मुश्किल से
छल कपट का सहारा लेते हुए राजकुमारी मारवण का ये पत्र आप तक पहुंचाने में सक्षम हुआ हूं। भामसेन की बात सुन पहले से ही पश्चाताप के सागर में डूबे राजकुमार ढोला की आंखें भर आती हैं। राजकुमारी मारू द्वारा लिखे उस पत्र को वो अपने हृदय से लगा लेते हैं। एकांत में जाकर बेसब्र से होते हुए राजकुंवर ढोला जब राजकुमारी मारू के पत्र को खोलकर देखते हैं तो उनका हृदय पीड़ा से भर जाता है। राजकुमारी मारवण की घनी घनी मनोहार तथा उनका हृदय ताप पत्र में अंकित था। उस पत्र में राजकुमारी मारवण द्वारा अपने पति ढोला से वहां आने और उसको ले जाने के लिए बार बार की गई हार्दिक विनतियां थी और उन विनतियों के साथ राजकुमारी मारू ने अपने हृदय की गहरी पीड़ा का हाल उस पत्र के द्वारा बयां किया हुआ था। भरे हुए नेत्रों के साथ राजकुंवर ढोला उस पत्र को इस प्रकार अपने हृदय से लगाए हुए थे जैसे वो राजकुमारी मारवण के उस पत्र को अपने हृदय में सम्माहित कर लेंगे। राजकुमारी मारू का वो आत्मा को झकझोर देने वाला पत्र, ये सब राजकुमार ढोला की रूह को हिला देने वाला था। उसने पत्र के जरिए जब मारू के दिल का हाल जाना तो उसका हृदय भी फट पड़ने के लिए तैयार था। कोई किसी को इस हद तक चाह सकता है वो ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था। सब झांत होने के बाद ढोला के मन में भी राजकुमारी मारू से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा जाग उठी। दूसरी तरफ दाढ़ी यानी भामसेन राजा पिंगल द्वारा लिखा हुआ पत्र राजा नल और रानी दमयंती के हवाले कर देते हैं, जिसमें राजा पिंगल ने राजा नल से राजकुमार ढोला को पुंगल भेजने और मारवण को ले जाने का अनुरोध किया था। वो पत्र पाकर राजा नल और रानी दमयंती बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भामसेन का बड़े अच्छे से आदर सत्कार किया। दाढ़ी यानी भामसेन जब चलने लगा तो राजकुमार ढोला ने उसे बहुत सारा धन और घोड़े आदि देकर बड़े ही सम्मान के साथ राज्य की सीमा तक विदाई दी और राजकुमारी मारू के लिए एक पत्र लिखकर दाढ़ी को सौंपा, जिसमें ढोला ने लिखा था, मैं भी तुमसे मिलने को बड़ा ही व्याकुल हूँ प्रिय। बहुत जल्द मैं तुम्हें लेने के लिए पूंगल आऊंगा। मेरा जीव तुम्हारे ही पास है। अब तुम्हारे बिना एक एक पल कई कई युगों के समान बीत रहा है। दाढ़ी ढोला का वो पत्र लेकर पूंगल की तरफ रवाना हो जाता है। दाढ़ी को विदा करने के बाद ढोला सीधा अपनी माँ रानी दमयंती के पास गया और बोला, माँ, मेरा विवाह बचपन में ही हो चुका है। ये बात तुमने मुझसे क्यों छिपाई? आखिर क्यों अब तक मुझे मेरी पत्नी मारू के बारे में नहीं बतलाया? अपने पुत्र को यूं खफा देख रानी दमयंती बोली, बेटा, मैंने तो कितनी ही बार तुम्हें सब बतलाना चाहा, पर हर बार तुम्हारे पिता के कारण मैं रुक गई। वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारा दूसरा विवाह होने से पहले तुम्हें ये सब पता चले। माता दमयंती की बात सुन कुछ देर राजकुमार ढोला खामोश हो गए। फिर कुछ देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए उसने अपनी माँ से निवेदन किया कि अब वो उन्हें राजकुमारी मारू को लाने के लिए पूंगल जाने की आज्ञा दे दे। रानी दमयंती स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को पूंगल जाने की स्वीकृति देती हुई बोली, देख लो बेटा, यदि तुम्हारी बहू मालवण तुम्हें जाने दे तो अवश्य जाओ। माँ की व्यंग भरी वाणी सुन राजकुमार ढोला तिलमिला उठा और गुस्से के साथ पैर पटकता हुआ रानी मालवण के महल में पहुंच गया। मालवण के कक्ष के अंदर दाखिल होने से पहले गुस्साए ढोला ने ना तो अपने पैरों की जूती बाहर निकाली और ना स्नेहपूर्वक मालवण के साथ बात की। बस गुस्से से चुपचाप मुंह फुलाकर एक ओर बैठ गया। दरअसल बचपन में हो चुके विवाह और राजकुमारी मारू का पत्र पढ़ने के बाद राजकुमार ढोला के मन में मारू के लिए अवश्य ही प्यार उमड़ रहा था, पर आज से पहले तक रानी मालवण ने भी उसे अपने प्रेम में इस कदर जकड़ रखा था कि वो सीधे सीधे एकदम से अपनी पत्नी मालवण का विरोध भी न कर सका। अपने पति को यूं मुंह फुलाए देख राजकुमारी मालवण हैरान थी। जब उसने राजकुमार ढोला को खाने का थाल परोसा तो राजकुमार ने उसे भी वापस लौटा दिया। ढोला के इस व्यवहार से मालवण ने खिन्न होते हुए उससे उदासी का कारण पूछा। तब राजकुमार ढोला ने मालवण को दाढ़ी के आगमन से लेकर मारू के पत्र तक का सारा हाल कह सुनाया। मालवण बड़ी ही चतुर स्त्री थी। उसे पहले से ही ये आभास हो चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बड़े ही सहज भाव के साथ अदाएं बिखेरती हुई बोली, ओ मेरे प्यारे पति, आप बड़े ही भोले हो। बचपन के दुष्ट गृह का दुर्योग टालने के लिए एक नीच घराने की लड़की से आपका विवाह कर दिया। अगर आप उसी नीच घराने की लड़की के पास जाने की बात कर रहे हैं तो बेशक जा सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर मेरी ये बात अच्छे से समझ लो कि आपकी पत्नी सिर्फ मैं हूँ, कोई और नहीं। अगर आपको मेरी बात का विश्वास ना हो तो अन्य लोगों से पूछ सकते हो। मालवण ने इसी मौके की खातिर पहले से ही कुछ व्यक्तियों को तैयार किया हुआ था। मालवण के भय से उन सभी ने उसके कथन को सत्य बताते हुए उसकी पुष्टि की।
पर राजकुमार ढोला को अब भी मालवण की बातों पर विश्वास न हुआ। अंततः उसने एक धनवान पुरोहित श्री कर्ण को सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा। उधर पूंगल में राजा पिंगल द्वारा भेजा हुआ दाढ़ी यानी भामसेन वापस पहुंच चुका था। उसने राजा पिंगल को शुभ समाचार दिया कि जल्दी ही राजकुंवर ढोला मारू को लेने के लिए यहाँ प्रस्थान करेंगे। भामसेन की बात सुन राजा पिंगल और रानी उमादे अत्यंत हर्षित हुए। भामसेन ने राजकुमार ढोला का लिखा हुआ वो पत्र भी राजकुमारी मारू के हवाले कर दिया। उस पत्र को जब राजकुमारी मारू ने देखा तो इतने दिनों से उसके अंदर जल रही विरह की अग्नि कुछ शांत हुई। वो खुश थी कि जल्दी ही उसका पति उसे लेने के लिए पूंगल आने वाला है। लगभग 10 दिन की यात्रा के बाद राजकुमार ढोला का भेजा पुरोहित श्री कर्ण भी पूंगल जा पहुंचा। राजा पिंगल ने जब पुरोहित से उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि राजकुमार ढोला ने उसे राजकुमारी मारू के साथ हुए उनके विवाह की सत्यता का पता लगाने के लिए पूंगल भेजा है। आगे पुरोहित बोला, हे महाराज, हमारे राजकुमार ढोला का जी अब तो राजकुमारी मारू में ही बसता है। ये जानकर राजा पिंगल अत्यंत हर्षित हुए। उन्होंने पुरोहित का अच्छे से आदर सत्कार किया। सब कुछ जान समझकर जब पुरोहित वापस नरवरगढ़ जाने लगा तब राजकुमारी मारू पुरोहित के पास आई और उसके सम्मुख अपना दुख व्यक्त किया। तब पुरोहित राजकुमारी मारू से बोला, हे राजकुमारी, आप अपनी चिंता को बिल्कुल त्याग दो, क्योंकि बहुत ही जल्द राजकुमार ढोला मुकलावे के लिए यहाँ आएंगे। मैं आपको ये वचन देता हूँ। राजा पिंगल ने भी पुरोहित को विदाई के समय पर्याप्त मात्रा में धन दौलत दी। पुरोहित खुशी खुशी नरवरगढ़ की तरफ चल पड़ता है। लंबी यात्रा के पश्चात जब पुरोहित नरवरगढ़ पहुंचा तो रात का वक्त हो चुका था। असमय जानकर उसने इस वक्त महल में जाना उचित नहीं समझा। सोचा अब तो कल सुबह जाकर ही राजकुमार ढोला को शुभ समाचार सुनाऊंगा, और वो सीधा अपने घर आ गया। उसी समय राजकुमार ढोला भी यथा तथ्य जानने के लिए पुरोहित के घर छिपकर बैठ गया। पुरोहित जब घर आया तब पुरोहितानी ने उससे पूछा, तुम जिस कार्य के लिए गए थे उसमें तुम्हें कितनी सत्यता मिली? तब पुरोहित ने दोहा कहा जिसमें राजकुमारी मारवण के सौंदर्य और अन्य गुणों का बखान था। पुरोहित के मुख से राजकुमारी मारू का यथा तथ्य वृतांत सुनकर ढोला खुशी खुशी राजमहल लौट आया। अब ढोला के मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था। संदेह तो पहले भी नहीं था, ये भी रानी मालवण का बोया हुआ बीज था, जिस कारण पुरोहित को पूंगल भेजना पड़ा। सुबह होने पर पुरोहित ने राजकुमार ढोला को ज्यों की त्यों बात बता दी। पुरोहित को विदा कर राजकुमार ढोला सीधे अपनी पत्नी मालवण के पास जाते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक रानी से इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम कहो तो मैं दिसावर हो आऊं, वहां से तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सुंदर आभूषण लाऊंगा। दरअसल राजकुमार ढोला की मीठी वाणी और दिसावर जाने के लिए पूछना, इन सब के पीछे उसकी पूंगल जाने की योजना थी। वे जल्दी से कोई न कोई बहाना करके राजकुमारी मारू के पास जाना चाहते थे, पर मालवण के आगे ढोला की चतुराई कहाँ चलने वाली थी भला। ढोला की बात सुनते ही वो समझ चुकी थी कि वो तो बस पूंगल जाने के बहाने ढूंढ रहा है। इस प्रकार राजकुमार ढोला ने अनेक बहाने बनाए, पर रानी मालवण ने सभी को इनकार कर दिया। आखिरकार ढोला ने विवश होते हुए अपने मन में चल रहे यथा सत्य को पत्नी मालवण के आगे उगल दिया और बोला, वो राजकुमारी मारू के पास जाना चाहता है। ढोला की ये सीधी सीधी बात सुन मालवण सिर से लेकर पैरों तक जल भुन गई और विरह की मारी वहीं खड़े खड़े मूर्छित हो गई। बड़े यत्नों के बाद जब उसे होश आया तो वो राजकुमार ढोला से कहने लगी, आप पूंगल अवश्य चले जाना, पर अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है। राजस्थान वैसे ही बहुत गर्म इलाका है, इन दिनों में तो वहां सब कुछ तप रहा होगा। अंततः आप गर्मियों के बीत जाने के बाद पूंगल चले जाना। गर्मियां जाने के बाद जब वर्षा ऋतु आई तब उसने बाढ़ का बहाना बनाते हुए ढोला को रोक लिया। सर्दियां आई तो वो ढोला से बोली, इतनी कंपकपाती सर्दी में तुम कहाँ जाओगे? इस तरह मालवण ने हर ऋतु में कोई ना कोई बहाना देकर ढोला को रोक लिया। राजकुमार ढोला का मन, आत्मा, जीव सब राजकुमारी मारू में रम चुका था। उसकी आंखें हमेशा अश्रुओं से भरी रहती, पर मालवण थी कि उसे हिलने तक नहीं दे रही थी। आखिरकार ढोला की हालत देखते हुए पत्नी मालवणी ने उसके सामने एक शर्त रखी, जब तक मैं जागूं तुम मेरे पास मेरे सामने रहोगे, जब मैं सो जाऊं तो तुम बेशक मारू से मिलने के लिए पूंगल चले जाना। राजकुमार ढोला को भी रानी की ये बात अच्छी लगी। सोचा कभी ना कभी तो रानी सोएगी ही, पर मालवण इतनी आसानी से कहाँ सोने वाली थी। उसने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, कितना भी समय हो जाए, पर वो सोएगी नहीं।
ऐसे ही एक के बाद एक करके मालवण ने 15 दिन बिना पलक झपकाए निकाल दिए। रानी के दृढ़ निश्चय को देख ढोला ने एक योजना बनाई और उसने सोने का नाटक किया। पति ढोला को सोया जानकर मालवण ने भी सोचा, क्यों ना मैं भी थोड़ी देर नींद ले लूं। थोड़ी ही देर में मालवण गहरी नींद में चली गई। तब राजकुमार ढोला चुपके से उठा और ऊंट पर सवार होते हुए तेजी से ऊंट को पूंगल की तरफ दौड़ा दिया। ऊंट के फुफकारने की आवाज से मालवण की आंख खुल गई। देखा तो पति ढोला सेज पर नहीं है। उसका हृदय कुहुक उठा। फिर आनन फानन में अपने तोते सुप्रा को एक संदेश देकर ढोला के पास भेजा। मालवण अब भी किसी तरह कुंवर ढोला को वापस बुलाने के प्रयत्न कर रही थी। मालवण के तोता सुप्रा ने तेजी से उड़ते हुए रास्ते में ही ढोला को पकड़ लिया और उसे रानी मालवण की मृत्यु का समाचार सुनाया। वस्तु स्थिति समझते हुए ढोला ने एक दोहा कहा, जिसमें उसने कहा कि जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है, और अगर सच में ही रानी मालवण मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है तो मेरा वहां अब क्या काम। इतना कहते हुए ढोला ऊंट को हाँकते हुए उसकी रफ्तार और तेज कर देता है। राजकुमार ढोला की अडिग मनोदशा समझ तोता सुप्रा वापस लौट जाता है और मालवण को सूचित करता है कि वो कुंवर ढोला को रोकने में असमर्थ रहा। इधर ढोला तेजी के साथ चलते हुए पुष्कर की सीमा में प्रवेश कर जाता है। पुष्कर के तालाब पर जब ढोला ने तोरण स्तंभ देखे तो लोगों से उनके बारे में पूछा। लोगों ने बताया कि यहाँ राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू का विवाह हुआ था। ये उसी की निशानी है। कुंवर ढोला राजकुमारी मारवण के साथ हुए अपने विवाह के स्मृति चिन्ह देखकर अत्यंत हर्षित हुआ। एक नए जोश के साथ और अधिक तेजी से ढोला पूंगल की तरफ बढ़ चलता है। लंबे सफर के बाद ढोला आखिरकार पूंगल पहुंच ही जाता है और पूंगल के बाग में रुककर अपने ऊंट को कुएं से पानी पिलाने लगता है। उधर से मारू भी अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा के लिए बाग में प्रवेश करती है। ना तो कुंवर ढोला ने मारू को पहले कभी देखा था और ना ही मारू ने ढोला को। दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी अपरिचित थे। देवयोग हुआ कि भामसेन उधर से गुजर रहा था। उसने कुंवर ढोला को देखा तो राजकुमारी मारू को अवगत करवाया। जिस पति के लिए वो पल पल मर रही थी, जिसका उसने इतना लंबा इंतजार किया था, उसको इतने पास देख उसकी धड़कनें पूरी गति से दौड़ने लगीं। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। मारे लाज लज्जा के बेचारी राजकुमारी भागकर अपनी सखियों के बीच जा घुसी। ढोला तो अब तक इस बात से अनजान था कि उसकी प्रियतमा यही है। ऊंट को जलपान कराने के बाद वो अपनी यात्रा की थकान उतारने के लिए कुछ देर विश्राम करने लग जाता है। उधर भामसेन तेजी के साथ राजा पिंगल के पास जाता है और उन्हें कुंवर ढोला के आने की बधाई देता है। बिना एक भी पल गवाए अत्यंत हर्षित मन से राजा पिंगल अपने दामाद ढोला को लाने के लिए शाही बाग की तरफ चल पड़ते हैं। बाग में पहुंचकर आदर सहित उन्होंने ढोला को अपना परिचय दिया और बड़े भव्य तरीके से अपने दामाद ढोला का स्वागत किया और उसे पूरे मान सम्मान सहित अपने साथ दरबार में लेकर आए। पूरे राजमहल में खुशियों का माहौल छा गया। सारी खबर पाकर रानी उमा दे भी फूली नहीं समा रही थी। राजकुमारी मारू का 16 श्रृंगार किया गया। पूरे शरीर पर चंदन आदि का लेप लगाया गया। उधर लंबे सफर से थके हारे राजकुमार ढोला के लिए भी स्नान आदि का प्रबंध किया। अच्छे से स्नान आदि से निवृत्त होकर कुंवर ढोला नई पोशाक धारण करते हैं। उनको विश्राम गृह में ठहरा दिया जाता है। कुछ ही देर में जैसे आसमान में तारों के बीच चांद चमकता है, वैसे ही राजकुमारी मारू अपनी सखियों के बीच चमकती हुई लाज शर्म की मारी राजकुमार ढोला के पास आती है। उसकी सखियां उसे कमरे के अंदर धक्का देते हुए वहां से भाग जाती है। इस सारे शोर शराबे से कुंवर ढोला का ध्यान भी दरवाजे की तरफ चला जाता है। देखा तो मारू खड़ी थी। उसके रूप रंग और चेहरे पर छाई शर्म की लालिमा देख उसे समझते देर न लगी कि ये उसकी पत्नी मारू ही है। वो ठगा सा खड़ा राजकुमारी मारू के सौंदर्य को निहारता रह गया। बेचारी मारवण मारे शर्म के धरती में समाई जा रही थी। तंद्रा टूटी तो राजकुमार ढोला धीरे से राजकुमारी की ओर बढ़ा। राजकुमारी मारू ऐसे सिर झुकाए खड़ी थी मानो फर्श की वो बारीक दरारें ही उसकी दुनिया की सबसे दिलचस्प चीज हो। ढोला के कदमों की आहट सुनकर वो और भी सिमट गई। क्षण भर के लिए ढोला उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। उस गहरे सन्नाटे में उन दोनों के दिलों की धड़कनें बड़ी ही तेजी के साथ गूंज रही थीं। ढोला ने बड़े ही प्रेम पूर्वक राजकुमारी मारू की ठोड़ी को पकड़ते हुए उसके चेहरे को ऊपर उठाया। ये पहली बार था जब उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थीं।
इस सुहाने दृश्य में मानो समय भी रुक सा गया था। दोनों की आंखों में शर्म, इंतजार, प्यार, आदर और चाहत के भाव थे। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे पता नहीं कितने ही जन्मों के बिछड़े हुए प्रेमी मिले हों। नई नवेली पत्नी के साथ बड़े ही आनंद से रहते हुए जब ढोला को ससुराल में कई दिन बीत गए, तब ढोला राजा पिंगल के पास जाकर उन्हें विदा करने का निवेदन करते हैं। राजा पिंगल ने उनको और रुकने का आग्रह किया, पर कुंवर ढोला जाने पर ही बल देते रहे। अंततः राजा पिंगल ढोला की बात मान जाते हैं और उनसे उनके जाने की तैयारी आदि करने के लिए 2 दिन का समय और मांगते हैं। पुराने समय में जब राजा महाराजा अपनी पुत्री को पहली बार विदा करते थे तो उनके लिए बड़ा ही भव्य रथ बनवाकर उसी में बिठाकर उनको विदा किया जाता था। राजा की बात सुन ढोला ने आग्रह किया कि उन्हें किसी प्रकार के रथ की आवश्यकता नहीं है, वे राजकुमारी मारू के साथ ऊंट पर ही नरवरगढ़ चले जाएंगे। तब राजा पिंगल ने कुंवर ढोला को उसके दुश्मन उमर सुमरा के बारे में बताया और उन्हें अकेले जाने से मना किया। ढोला उनकी बात मान लेते हैं। अगले दिन राजा पिंगल और रानी उमादे बड़े ही सम्मान के साथ धन आदि देकर अपनी बेटी मारू को कुंवर ढोला के साथ विदा कर देते हैं। राजकुंवर ढोला मारू को अपने साथ ऊंट पर बिठा नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है। राजा पिंगल ने कई शस्त्रधारी घुड़सवार सैनिकों और मारवाड़ की कुछ सहेलियों को भी उनके साथ साथ रवाना कर दिया। दूसरी ओर जब उमर सुमरा को यह खबर मिली कि ढोला अपनी पत्नी मारू के साथ पूंगल से निकल चुका है, तो उसने पूरी तैयारी कर ली। उसका इरादा था कि ढोला को मारकर उसकी पत्नी मारू को छीन लेंगे। दूसरी तरफ ढोला मारू के ऊंट की तेज गति के कारण राजा पिंगल द्वारा भेजे गए शस्त्रधारी सैनिक काफी पीछे छूट गए थे। इधर ढोला और मारू बड़ी तेज गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में ढोला ने मारू से पूछा कि वो कैसे इतने दिन उसके बिना रही। मारू ने बताया कि उसने बड़ी ही मुश्किल से उन दिनों को सिर्फ और सिर्फ आपके आने की उम्मीद में काटा है। बातों बातों में वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां उमर सुमारा ने बीच रास्ते अपने सैनिकों के साथ उनका रास्ता अवरुद्ध किया हुआ था। पर राजकुमार ढोला उमर सुमारा और उसके शस्त्र बल को देख तनिक भी न घबराए और बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए उमर सुमरा के सैनिकों को एक एक करके पछाड़ते चले गए। जिस समय ढोला उन सैनिकों के साथ युद्ध कर रहे थे, तब एक सैनिक ढोला मारू के ऊंट के पैर बांधने लगा। ढोला को वो दिखा तो उसने तुरंत तलवार से उसे घायल कर दिया, पर तब तक वो ऊंट का एक पैर बांध चुका था। ढोला उनके साथ लड़े जा रहे थे और सैनिक आते जा रहे थे। तब मारू ने ढोला को कहा कि हम ऐसे इनसे कभी नहीं जीत पाएंगे, हम अकेले हैं और ये सैकड़ों, बुद्धिमानी इसी में है कि कैसे भी करके यहाँ से निकला जाए। ढोला को भी राजकुमारी की बात उचित जान पड़ी। उसने तेजी के साथ अपने ऊंट को ललकारते हुए उसे हाँका। ढोला के हाँकते ही एक पैर से बंधा होने के कारण भी ऊंट तेजी से दौड़ने लगा। ऊंट ने तेज गति से भागते हुए उमर सुमरा के सभी सैनिकों को पीछे छोड़ दिया। जब ढोला और सुमरा के सैनिकों के बीच काफी फासला हो गया, तब एक चरवाहा ढोला मारू को रास्ते में मिला, जिसने उन्हें बताया कि आपके ऊंट का एक पैर बंधा हुआ है। ढोला ने तुरंत रस्सी को काट दिया और वो रस्सी उस चरवाहे को देते हुए बोला, अगर उमर सुमरा हमारा पीछा करते हुए आए तो उसे ये रस्सी दे देना और कहना, ढोला के ऊंट ने 3 पांवों से कठिन घड़ियां काट दी हैं, अब उसके चारों पैर जमीन पर हैं। इतना कहते हुए ढोला ने ऊंट को हाँका तो वो तेज गति से दौड़ते हुए हवा में तैरने लगा। काफी देर बाद ढोला का पीछा करते हुए उमर सुमरा आया तो चरवाहे ने उसे वो रस्सी दिखाते हुए सारी बात बताई। चरवाहे की बात सुन उमर सुमरा अत्यंत निराश हो गया और चुपचाप वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर ढोला अपनी पत्नी के साथ नरवरगढ़ पहुंच चुका था। वे सुस्ताने के लिए कुछ देर बाग में बैठ गए। ढोला मारू को देख भागा भागा बागवान राजा नल के पास गया और उन्हें शुभ समाचार सुनाया। इस शुभ संदेश के लिए राजा नल ने बागवान को बहुत सारा इनाम दिया। बाग में ही उत्सव का आयोजन किया गया। रानी दमयंती खुद अपने बेटे और बहू को लाने के लिए बाग में आई। रानी दमयंती ने जब अपनी बहू का मुखड़ा देखा तो उसके सौंदर्य की तारीफ की और मुख दिखाई की रस्म में 10 गांव मारू को दिए। पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। शुभ मुहूर्त में ढोला घोड़े पर सवार होकर पत्नी मारू के साथ राजभवन में प्रवेश करते हैं। सहेलियों द्वारा मंगल गीत गाए जा रहे थे। डुमनियां बधावा गा रही थीं। 32 प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे। हर तरफ मारे खुशी के नृत्य हो रहा था। स्वागत के बाद ढोला पत्नी के साथ अपने पिता से आशीर्वाद लेने पहुंचा। फिर वो अपनी नई पत्नी मारू को लेकर
महल के एक आलीशान कक्ष में ठहरते हैं। थोड़ी देर बाद रानी मालवण भी आ जाती है। तीनों बड़े ही प्रेम से साथ साथ बैठ जाते हैं। मालवण ने नई रानी के रूप सौंदर्य की तारीफ की और ढोला से मार्ग के किस्से पूछे। ढोला ने रास्ते में पुष्कर में देखे विवाह के स्मृति चिन्ह से लेकर उमर सुमरा और उस चरवाहे वाले सारे किस्से मालवण को सुनाए। अंततः रानी मालवण भी इसी सोच के साथ सब्र कर लेती है कि राजाओं की कई कई पत्नियां होती हैं। रानी मारू भी यहाँ आकर अत्यंत हर्षित थी। आखिरकार उसका सपना जो पूरा हो गया था। तीनों में काफी देर तक हंसी मजाक चलता रहा। मारू को ढोला अत्यधिक प्रेम करता था, पर फिर भी वो अपने सास ससुर के कहे में रहती। ढोला, मारू और मालवण ने बड़े ही शान और उत्साह के साथ अपना जीवन यापन किया। ढोला मारू की ये प्रेम कथा युगों युगों तक अमर रहेगी। जो भी श्रोता इस कथा को सुनता है उसका मन प्रसन्न हो जाता है।